समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? यस मैम, नमस्कार मैम। नमस्कार। हाँ हाँ, चलिए रूपाली जी, ये क्लियर हो रहा है। बहुत हाँ जी। इजी लैंग्वेज में बताया जा रहा है, बहुत ज्यादा मैं साइंटिफिकली और बहुत ज्यादा बहुत सिंपल लैंग्वेज, तो इतना क्लियर हो कि जैसे फिर कहती हूँ ये क्या है, डिस्टर्बेंस ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। इसमें क्या होता है, जो पेट होता है जिसे कहते हैं, हमारी जो आंतें होती है रोज साफ नहीं होती, ठीक है, यानी कि रोज स्टूल पास नहीं होता, या जब होता है तो प्रॉपर स्टूल पास नहीं होता, जिससे जो कब्ज की शिकायत रहती है। ठीक है, अब जैसे मैंने फिर कहा कि कब्ज कोई रोग नहीं है, बट सभी रोगों का जनक है, पिता है। क्यों है? क्योंकि जब हम मल त्याग करते हैं तो क्या होता है, गंदगी, जो टॉक्सिन्स होते हैं, मल किसे कहते हैं, शरीर को मलिन करे। मल का यहाँ सिर्फ स्टूल से नहीं, मल क्या है, जो शरीर को मलिन करे, तो ये बाहर निकलना चाहिए पसीने के रूप में, थूक के रूप में, मल मूत्र के रूप में, ठीक है ना, तो ये चीज होती है। अब जब कॉन्स्टिपेशन में कब्ज जब शरीर में होती है, मल बाहर नहीं आता, तो ये क्या होता है, ये टॉक्सिन्स कहाँ चला जाता है, ब्लड में चला जाता है, और ब्लड स्ट्रीम में जाता है, और जब ये पूरा जब ब्लड पूरे शरीर में घूमता है, तो ये टॉक्सिन्स भी ब्लड के थ्रू शरीर के सारे ऑर्गन में जाती है, जिससे क्या होता है, हमारे ऑर्गन धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। क्लियर? अब इससे क्या होने लगता है, इससे और क्या बीमारियों लेते हैं। देखो, जब ऑर्गन को एक अच्छी डाइट नहीं मिलेगी, एक गलत डाइट मिलेगी, गलत चीज मिलेगी, टॉक्सिन्स मिलेगा, जहर मिलेगा, तो क्या होगा, उस ऑर्गन की जो वर्क कैपेसिटी होगी धीरे धीरे वो कमजोर होती रहेगी। तो इसके कारण क्या होगा, क्या क्या बीमारी हो सकती है, उन्होंने कहा इससे अपेंडिक्स भी हो सकता है, इससे आर्थराइटिस भी हो सकता है, इससे आपका क्या हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, इससे क्या हो सकता है, स्किन डिजीज हो सकती है, इससे क्या हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, इतनी न, और इससे क्या हो सकता है, इंसोमिनिया की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इतने कई प्रॉब्लम इस कब्ज के कारण हो जाती है, अस्थमा हो जाता है। ओके, तो इतनी बात समझ गए, तो ये चीज उन्होंने बोल रखा है। अब देखते होंगे कई व्यक्ति पूरे दिन में एक बार जाते हैं, फ्रेश सुबह जाते हैं, पर्याप्त मात्रा में पानी पिया, और एकदम उसका 10-15 मिनट में पेट पूरी तरह से साफ हो जाता है। कई लोग दिन में 2 बार जाते हैं, प्रातः काल और सायंकाल जाते हैं, लेकिन चाहे 2 बार जाए वो भी बढ़िया है, चाहे एक बार जाए, लेकिन पेट पूरी तरह से साफ होना चाहिए, यानी आंतें एकदम क्लियर होनी चाहिए, ताकि आप एक रिलैक्स फील करें कि मेरे जो पेट था एकदम, आंतें एकदम साफ होगी, मल सही ढंग से सही तरह से निकला है, यानी बिना, अब मल भी कैसे होना चाहिए, बिना प्रेशर के सरलता से बाहर निकलना चाहिए। देखिए, कहते हैं रोगी के स्वास्थ्य की जो एनालिसिस होती है उसके मल के द्वारा होती है। मल ना तो गाढ़ा होना चाहिए, टाइट होना चाहिए, ताकि पास करते हुए दिक्कत हो, ना इतना लूज होना चाहिए, तो ये भी पेट की कमजोरी को बताता है, ठीक है ना, स्मूथली पास होने वाला होना चाहिए। ओके, अब कहते हैं कि जब कब्ज होती है तो इसके सिम्टम्स यानी इसके लक्षण क्या, आप देखते होंगे कि कई लोगों को देखते हैं कि जीभ के ऊपर क्या होता है, कोटेड रहती है, गंदगी रहती है, एक व्हाइट लेयर सी रहती है, वो कितना भी साफ करे फिर तुरंत साफ आने होने, मतलब फिर वो गंदगी जमा हो जाती है, और ऐसे लोगों के मुंह से स्मेल आती है, ठीक है, ये चीज उन्होंने कहा। ओके, फिर क्या होता है, ऐसे व्यक्तियों को कई होते हैं, उनको देखो बहुत सारी अलग 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 सिम्टम्स है, हर व्यक्ति को अलग अलग होता है, इट्स डिपेंड ऑन परसेंटेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन, कि कितना ज्यादा है, कम है कि बहुत ज्यादा है, या कि नॉर्मल है, मतलब इस टाइप से, ठीक है ना। तो इसमें किसी किसी को भूख नहीं लगती, किसी को सिर दर्द होता है, डिजीनेस रहती है, नोजिया टेंडेंसी रहती है, उल्टी जैसा आने का रहता है, ठीक है, आंखों के नीचे क्या होता है, डार्क सर्कल आए हुए रहते हैं, कई लोगों को क्या होता है कि इसमें पैरों में क्या होता है, वेरिकोज वेन डेवलप हो जाती है, कई लोगों को लंबर रीजन जो होता है यहाँ दर्द रहता है, कई को एब्डोमिनल रीजन में बहुत पेन रहता है, कई लोगों को नींद नहीं आती, कई लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, मूड स्विंग जिसे कहते हैं ना, तो वो हो जाते हैं, कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हर व्यक्ति को जो कॉन्स्टिपेशन की सीवियर है कि नॉर्मल, इसके का जो परसेंटेज के कारण ही अलग अलग सिम्टम्स हर व्यक्ति को अलग अलग दिखाई देते हैं। ये चीज बिल्कुल सिंपल है, क्लियर। कई लोगों को चलने फिरने में दिक्कत होती है, कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, ये भी आप देख सकते हैं कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट को। आप कहते हैं इसका कारण क्या है, देखिए प्राकृतिक चिकित्सा, अगर मैं योग की बात करूं, प्राकृतिक चिकित्सा कारण पे ध्यान देती है। कहते हैं जब कारण ही नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा। एक कहावत सुनिए, ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ये सुनिए ना सबने कहावत, ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो यहाँ भी कारण को देखा जाता है, कारण को समझा जाता है, जब कारण ही नहीं होगा तो कार्य कहाँ से होगा। अब कहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन का कारण क्या था, कई कारण है, कई कारण है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फूड, रॉन्ग फूड, हम कैसा खाना खाते हैं,
ऐसा खाना खाते हैं जिसमें फाइबर नहीं होता। फाइबर मतलब रेशे नहीं होते। जैसे आज की डेट में लोग गन्ना छील के नहीं खाते, आज की डेट में लोग संतरा नहीं खाते, बस जूस बना लेते। आज की डेट में कई मतलब आलस का, लेजीनेस भी मेन कारण, लेकिन लेजीनेस के कारण क्या होता है कि जूस ले रहे, मतलब सेब का जूस ले जाए, संतरे का जूस बना के लिया जाए, यानी उसको एज अ जिस फॉर्म में वो मिलता है उस फॉर्म में नहीं खा रहे, क्योंकि इसमें रफेज होता है। रफेज यानी कि जो सिर्फ ये होते हैं, इसके जो धागे होते हैं, जो रेशे होते हैं। आप देख, चोकर वाला खाना नहीं खाते, आटा होता है ना, आटा आजकल देखते हैं कि सब वो आता है, कंपनी के आते हैं, उसमें अगर आप छानोगे तो चोकर नहीं होगा। अगर जो पहले चोकर वाला, अगर आप देखते हैं कई लोग गेहूं पिसवाते हैं तो चोकर अच्छा आता है, तो चोकर भी आटे में होना चाहिए। ये क्या होता है, ये डाइजेस्ट नहीं होता, ये पानी के जब ये धीरे धीरे नीचे सरकता है, ये खाने को नीचे ले जाने का काम करता है। जब ये आंतों में जाता है, जब आप इंटेक ऑफ वाटर करते हैं, तो ये क्या करते हैं, मल के साथ मिल, पानी के साथ मिलकर मल को फुला देते हैं। रफेज का क्या, तो मैं क्या, वहां मल था, मल के साथ मिला पानी हुआ, तो मल को फुला लेते हैं ताकि इजिली मोशन हो जाए। क्लियर। तो ये चीजें हम नहीं लेते, तो ये चीज इन्होंने बता रखी है। तो ये मेन आता है, तो ये फॉल्टी लाइफ स्टाइल, तो यानी कि जो सब ये होना चाहिए कि हमें कैसा भोजन लेना चाहिए जिसमें रफेज हो। हमें ऐसा भोजन लेना चाहिए जिसमें मतलब रेशे वाला खाना हो, सब्जियां, फ्रूट्स, उसको नेचुरल फॉर्म में खाना चाहिए जितना हो सके। हाँ भाई, अब डिपेंड करता, कोई बंदा ऐसा है कि दांत का दर्द है, देखो एज फैक्टर भी है, किसी पता चला आपने मेरी बात को एक 80 साल की व्यक्ति को कि नहीं मैडम ने कहा था गन्ना चबा के खाना, चाहे बेचारे आर्टिफिशियल दांत, तो प्लीज ये भी थोड़ा ध्यान रखिए एज फैक्टर के हिसाब से एंड व्यक्ति की टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही है। तो फॉल्टी लाइफ स्टाइल एंड आपका खाना। तो लाइफ स्टाइल क्या है कि एक्सरसाइज नहीं हो रही है, खासकर कहाँ की नहीं हो रही है, आपके पेट की एक्सरसाइज। पेट की एक्सरसाइज होने से क्या होती है, जो हमारे आंतों की क्रियाशीलता होती है वो बढ़ती है। तो आंतों का काम क्या होता है, मलमूत्र का त्याग करना, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, और कार्य नहीं बताऊंगी क्योंकि यहाँ मेन मुद्दा कॉन्स्टिपेशन है, तो ये चीज है। ठीक है, ये चीज मैंने बताया। और जितना भी हो सके जो फूड है वो नेचुरल फॉर्म में खाए जाए, जो खाने योग्य हैं। ओके, ये चीज मैंने बता रखा है। अब जैसे मैंने रफेज का बताया था, दूसरा उन्होंने क्या बता रखा कि इससे क्या होता है कि जो जब आप रफेज खाते हैं तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल की जो में जो हमारी आंतें होती है, उसको जो वो होता है, जो मूवमेंट होता है, रिदमिक जो मूवमेंट होता है प्रॉपर होता है, और मल मूत्र का त्याग सरलता से। तो ये चीज मैं बताता। दूसरा क्या, आप रिफाइंड खाना खाते हो, यानी कि जो होते हैं ना पॉलिश्ड अनाज, चावल हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है, ये चीज, और इस टाइप का खाना खाते हैं। और खाने में आप वो खाना नहीं खाते जिसमें पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स, विटामिन ना हो, क्योंकि ये विटामिन और मिनरल्स ना होने के कारण हमारी आंतें क्या होती, कमजोर हो जाती। जब आंतें कमजोर होगी तो उसका मूवमेंट प्रॉपर नहीं होगा। तो ये चीज भी इन्होंने बता रखी है। अक्सर देखते हैं आज की लाइफ स्टाइल में बंदा क्या होता है, दाल चावल रोटी सब्जी कम खाता है। ठीक है, और दाल चावल में भी कौन सी दालें नहीं खाता, और एक्सेस क्या होता है, टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या खाता है, राजमा खा रहा है, छोले खा रहा है, चने खा रहा है, हैवी डाइट ले रहा है, और सब्जियां भी ऐसी ले रहा है जिसमें रेशा नहीं है। तो क्या होता है, ये भी कॉन्स्टिपेशन करता है। तो पतली दालें भी खाना चाहिए, उसमें पानी की अमाउंट होना चाहिए। तो ये जो अनाज होता है वो पेट को साफ करने के काम आता है। ये चीज उन्होंने ध्यान रखा। अब देखिए, ये जस्ट मैं जनरल बता रही हूँ इसमें। दूसरा क्या होता है, इनटेक, मतलब जो पानी जो होता है उसको इंटेक ना करना प्रॉपर अमाउंट में। अब देखिए, पानी पीना, पर्याप्त मात्रा में पीना, तरीके से पीने में अंतर होता है। कई लोग कहते हैं कि पर्याप्त पानी पीना चाहिए, लेकिन क्या करते हैं, सुबह उठा पूरा 1-1.5 लीटर का जग पी लिया, नहीं, आराम से सिप सिप करके सुबह भी 2-3 गिलास आराम से पीना चाहिए। फिर ताड़ासन या खड़े होना चाहिए, वॉक करना चाहिए, ताकि पानी डाइजेस्ट हो, आंतों में जाए, और मल के साथ डायल्यूट होकर मल को सरलता से बाहर, मल को डायल्यूट करो, मल को बाहर निकाले। तो ऐसा ये नहीं कि एक साथ नहीं पीना चाहिए। क्या होता है कि वो टमी में जाता है, टमी फैल जाती, कई देखते हो कि सब टमी निकली है। तो गलत तरीके से पानी नहीं पीना चाहिए, पानी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे पीना चाहिए। जैसे पशु पक्षी पीते आराम आना, अगर आप पक्षी को देखते होंगे, चिड़ियों को एक घूट लेते हुए गला ऊपर करके तब पीते, गटागट नहीं पीते। तो ऐसे ही पीना चाहिए, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो मतलब पर्याप्त पानी ना पीना भी मेन कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन, ये चीज उन्होंने बता रखा। एंड कंजप्शन ऑफ मीट, मतलब जैसे होता है ना, मीट हो गया, मांस हो गया, एक्सेस लार्ज क्वांटिटी में इनटेक करना, ये भी कॉन्स्टिपेशन का एक कारण होता है। ठीक है ना, ये चीज आता है। और साथ ही साथ एक्सेस इनटेक ऑफ स्ट्रॉन्ग टी, कॉफी, जो आप अक्सर जो चाय कॉफी ली जाती है ना, ये भी कॉन्स्टिपेशन का एक कारण होता है। तो ये भी ज्यादा नहीं लेनी चाहिए, वैसे तो लेनी नहीं चाहिए चाय कॉफी,
ठीक है, अगर लेते हो, अगर आपको आदत है, वैसे गलत आदतों को छोड़ देना चाहिए। इन केस तो आप इसका एक टाइम सेट करिए, उससे ज्यादा, और एक क्वांटिटी सेट करिए कि इससे ज्यादा नहीं, क्वांटिटी यानी मात्रा भी कम करिए, और ड्यूरेबिलिटी यानी कि दिन में 1 या 2 बार, इससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। तो ये चीज भी ध्यान रखिए। और इसके साथ साथ क्या होता है कि ये तो ले ही रहे, अब इसमें और चीजें क्या होती है कॉन्स्टिपेशन का कारण। जो व्यक्ति क्या होता है, जो स्मोक मतलब वो लेता है, नशा जिसे कहते हैं, चाहे शराब का हो, चाहे सिगरेट का हो, चाहे आपका ये हो तंबाकू का हो गया, ठीक है, तो ये भी कॉन्स्टिपेशन को मेन कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन। तो इन चीजों का भी व्यसन, इन व्यसनों से दूर रहना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना। तो ये भी व्यसन को पैदा करते हैं, तो इनसे, और ये व्यसन है और ये भी कॉन्स्टिपेशन को पैदा करते हैं, तो इनसे भी व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। तो ये चीज उन्होंने बता रखा। और दूसरा क्या था, बहुत से लोग बड़ी जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, चबाते नहीं प्रॉपर। तो एक बाइट जो मुंह पे जाती है उसको कम से कम 32 बार चबाना चाहिए। तो उससे क्या होता है, जो खाना एकदम स्मूथ हो जाता है, इजीली डाइजेस्ट होता है, और इजीली वो पास आउट हो जाता है। अक्सर देखते होंगे जब डिलीवरी के बाद हिंदुस्तान में महिलाओं को जो क्या खाना कैसे देते हैं, वो रोटी दाल में भिगा के देते हैं, और जब एकदम मुलायम हो जाती है तो उसको खाने को देते हैं। या बहुत बुजुर्ग जो महिला होती है जिनके पहले दांत नहीं होते थे, आजकल तो खैर सुविधाएं बन जाते हैं, लेकिन आज से 30 साल पहले जहाँ बुजुर्ग लोग होते थे, उनके दांत नहीं होते थे, कहते हैं उनकी रोटी को बिल्कुल दाल में भिगा देते थे ताकि रोटी एकदम मुलायम हो जाए। तो वो क्या करते, चूसते हुए उसको गटकती थी चटनी की तरह। तो ऐसा चबाना चाहिए कि वो जो रोटी है, अनाज है, वो चटनी की तरह सटकने वाला हो जाए। कहा जाता है कि पानी को चबाना चाहिए और खाने को निगलना चाहिए, घुटना चाहिए। अब घुटेंगे कैसे, प्रॉपर चबाने के कारण। तो ठीक है, तो इसलिए आज की डेट में लोग जो मतलब अक्सर देखना कि जो प्रॉपर ढंग से खाना नहीं चबाते, ये भी कॉन्स्टिपेशन का कारण होता है। ये चीज उन्होंने बता रखा, ठीक है ना। ओवर ईटिंग, अब ये खाना पचा नहीं तो एक पार्टी कहीं होगी और आपकी पसंद का ऐसा खाना आ गया, आपने फिर खा लिया, तो ये भी ओवर ईटिंग ये हो जाता है। और एक्सेसिव, भैया आप पहली बार खा रहे हैं, लेकिन आपने, जैसे हमारे कहा जाता है कि भोजन भूख से आधा खाना चाहिए, लेकिन टेस्ट के चक्कर में या व्यक्ति ज्यादा खाता है, तो वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज भी कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन है। ये चीज उन्होंने बता रखा है, ठीक है ना। अब क्या होता है लेजीनेस, लेजीनेस में यानी कि क्या है कि ऐसा लेजीनेस, या तो आप कोई फिजिकल वर्क नहीं कर रहे और आप खाने के शौकीन है, तो जब आप फिजिकल वर्क करेंगे ही नहीं तो खाना कैसे डाइजेस्ट होगा। ठीक है, कहते हैं ना कि जैसे पहाड़ों में कहावत होती है, आदमी नहीं खाता, आदमी का काम खाता है। जो मेहनत मजदूर होता है उसकी डाइट, उसको तो आप स्टीम वेज नहीं दे सकते है नहीं, तो आप उसको सैलेड नहीं दे सकते खाने में कि आप ये खाइए। वो खाना अनाज अच्छा खाएगा क्योंकि वो काम कर रहा है, वैसे उस काम के लिए उसको वैसे एनर्जी चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना कि लेजीनेस के कारण क्या होता है, भूख नहीं लगती, उसके आलसपन के कारण वो कोई भी कार्य नहीं करता। जब काम नहीं करेगा तो एनर्जी खर्च नहीं होगी, जब खर्च नहीं होगी तो एनर्जी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो उसके कारण लेकिन फिर व्यक्ति फिर खाता है स्वाद के कारण, तो वो भी कॉन्स्टिपेशन को बनाता है। दूसरा, जो एब्डोमिनल मसल जो होती है वीक हो जाती है, उसके कारण भी क्या हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। ये चीज में बता रखा। और साथ और भी होता है कि इमोशनली जो वीक होता है व्यक्ति, जो टेंशन है, स्ट्रेस है, ये भी व्यक्ति मतलब कॉन्स्टिपेशन का कारण बनता है। ये चीज बता रखा है, ठीक है ना। और कुछ ऐसे डिजीज है जो भी कॉन्स्टिपेशन को बनाती है, जैसे कि किस चीज का, लीवर का बहुत स्लो काम करना। अगर लीवर कमजोर हो जाता है तो लीवर काम धीमा कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, वो भी खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, वो भी कॉन्स्टिपेशन को वो करता है, प्रमोट करता है। हाइपर एसिडिटी, वही चीज है हाइपर एसिडिटी, जैसे मैंने बताया था कि कफ के कारण आपने खाना खाया, खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ हो, तो क्योंकि कफ के कारण, तो ये भी क्या करता है, जैसे मैंने पहले बताया ना, एसिडिटी का कारण क्या होता है कि कफ है, कफ क्या होता है, कफ के कारण भूख नहीं लगती, लेकिन व्यक्ति खाना खाता है, खाना पचता ही नहीं। जब खाने का पाचन ही नहीं होगा तो कब्ज तो शिकायत होगी होगी। तो जो हाइपर एसिडिटी होता है ये भी कॉन्स्टिपेशन का एक कारण होता है। डायबिटिक पेशेंट अक्सर देखते हैं, डायबिटीज भी क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन का कारण होता है। जैसे मैंने बताया कॉन्स्टिपेशन रोग नहीं, सभी रोग का जनक है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट भी अक्सर देखते होंगे वो भी कॉन्स्टिपेशन के शिकार होते हैं। ये चीज होता है। अब कहते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि कोई दवाइयां ली जाती है, किसी बीमारी का कोई दवाई ली जाती है, तो वो भी क्या करते हैं, कॉन्स्टिपेशन को बनाने में सहायक होती है। ये चीज उन्होंने बता रखा है। ओके, तो ये सब चीजें, जो भी चीज है कॉन्स्टिपेशन का एक कारण बनती है। ओके, यहाँ तक इससे समझ आ रखी है। अब आता है इसका ट्रीटमेंट क्या किया जाए। सबसे पहले मैं एक चीज कहूंगी, जो मीठी चीज होती है, जो चीनी होती है, इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। शुगर का,
चीनी का और चीनी से बनी हुई जितनी भी चीजें होती है, भोजन होता है, इनका त्याग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये क्या करते हैं, विटामिन बी को खींच लेता है, और विटामिन बी की कमी के कारण क्या होता है, जो इंटेस्टाइनल का जो मूवमेंट होता है, प्रॉपर मूवमेंट, वो कमजोर पड़ जाता है। ठीक है, तो ये चीज उन्होंने बता रखा है। तो मीठी चीजें और मीठी चीनी और चीनी से बनी हुई चीजों का अवॉइड करनी चाहिए, ये चीज उन्होंने बता रखा। और दूसरा क्या है, क्या चीज नहीं खानी चाहिए, जैसे व्हाइट फ्लोर नहीं, मैदा नहीं खाना चाहिए। ठीक है, और क्या चीज नहीं खानी चाहिए, वो वाले जो एकदम फिनिश होते, जो पॉलिश जो चावल होते हैं वो नहीं खाने चाहिए। ब्रेड नहीं खानी चाहिए, ये चीज बता रखी है। केक, पेस्ट्री, पैटीज, चीजी, ये चीज नहीं खाते हैं। फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, प्रिजर्व फूड नहीं खाना चाहिए, ये चीज उन्होंने बता रखा। ओके, और इसके साथ साथ जैसे फ्रूट्स में केला नहीं खाना चाहिए। फ्रूट्स में इन्होंने क्या बता रखा है, जैक फ्रूट यानी कटहल जो पका हुआ होता है, जो केले के होता है, वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये भी कॉन्स्टिपेशन को बनाने में, कॉन्स्टिपेशन का जो कारण होता है उसमें सहायक होता है, ये चीज भी नहीं करना चाहिए, ये इन्होंने बता रखा है। ओके, और साथ साथ इन्होंने क्या बता रखा है, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, आलस को नहीं करना चाहिए। ठीक है, नशे से जो वैसे व्यसन होते हैं इनसे दूर रहना चाहिए। अब आता है क्या क्या भोजन लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात इन्होंने क्या कहा है कि जितनी हो सके ऐसी दालें लो जिनमें छिलका होता है। ठीक है, जैसे वो आपके छिलके वाली जो मूंग होती है ये लीजिए। ठीक है, और लीफी वेजिटेबल्स खाइए। ये, और जो आटा लेते हो उसमें चोकर होना चाहिए, ये लेना चाहिए, यानी कि जो रिफाइंड जो फूड होता है उसको अवॉइड करिए। तो ये वाला भोजन आपको लेना चाहिए। और आपको क्या लेना चाहिए, जैसे पालक हो गया, जितने भी ग्रीनी जो वेजिटेबल्स होते हैं, लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, वो इंटेक उसका प्रॉपर करना चाहिए। ठीक है, कद्दू हो गया, टर्निप यानी शलजम हो गया, लेट्यूस हो गया, टमाटोज हो गया, ये सब आप खा सकते हैं। कॉलीफ्लावर, कैबेज, लौकी, तोरी, इसमें देखते हैं फाइबर होता है, ये भी क्या होता है, पेट को कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने में हेल्पफुल होता है, ये चीज उन्होंने बता रखा है। अब आता है कि अगर हम फ्रूट की बात करें, तो जो हम जैसे गुआवाज होता है, जैसे गुआवा होता है, सॉरी अमरूद होता है, तो वैसी क्वालिटी पेड़ में ना नाशपाती की होती है, तो व्यक्ति को खाना लेना चाहिए। खाने से जैसे कहा गया कि फल सुबह के समय, प्रातः काल सोने के समान, दिन के समय चांदी, और शाम के समय लोहे के समान होते, तो शाम को नहीं लेना चाहिए, प्रातः काल चबा चबा के लेना चाहिए, या लंच से पहले आप अमरूद लीजिए। अमरूद से बहुत अच्छा कि नाशपाती छोटे साइज का खूब चबा चबा के खाना चाहिए, तो इससे भी क्या होता है, पेट साफ होता है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करता है। ठीक है, ये चीज बता रखा। बेल जो होता है, बेल, बेल में दोनों क्वालिटी थी। अगर वो क्या होता है, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो ये क्या करता है, मल को लूज करता है, अगर मल लूज है तो ये उसको हार्ड करता है। तो बेल को भी रॉ फॉर्म में लेना चाहिए, ये बहुत चीज है, जैसे कहते हैं ना। तो अब वही है कि एज के अकॉर्डिंग, तो इन्होंने कहा 60 ग्राम एक एडल्ट के लिए सफिशिएंट है। रॉ फॉर्म जैसा मिलता है उसको छानिए, ठीक है ना, और उसको बीज बीज हटा के उसको आप खा सकते हैं। क्लियर, ये चीज आता है, तो ये बहुत अच्छा होता है। फिर उन्होंने कहा ग्रेप्स, ग्रेप्स में क्या होता है, अगर अंगूर की बात करें, कहते हैं अंगूर लेना चाहिए। अगर आप इसको जूस बनाते हो तो 50-50 होना चाहिए, अदरवाइज आप थोड़ी सी मात्रा में 50 ग्राम यानी कि डेली आप ले सकते हैं। तो इसमें सेलुलोज होता है, सेलुलोज के साथ साथ इसमें शुगर होता है, और इसके साथ साथ इसमें ऑर्गेनिक एसिड होता है, जिससे क्या होता है, जो फूड होता है, जो खाना होता है, वो चिकना हो जाता है। जब खाना चिकना होगा, सरलता से आंतों में जाएगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते आंतों में जाएगा, और बड़ी आंत से इस मतलब स्मूथली वो शरीर से बाहर आ जाएगा। तो ग्रेप्स भी लेना चाहिए, इसकी क्वालिटी ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये चीज उन्होंने बता रखा। ओके, और अगर आपको कभी कभी ऐसा होता है कि अंगूर नहीं आ पाते, तो जो वो होता है, मुनक्का होता है, तो उसको कम से कम रात भर गर्म पानी में या दूध में धो के भिगा के रखना चाहिए। हो सके तो गर्म पानी में रात को भिगा दीजिए, और सुबह जब आप लेते हैं तो पहले उस मुनक्को को चबाइए, खूब चबाते हुए उसको पी ले लीजिए, और जिस पानी में भिगा हुआ है धो के, और उस पानी को भी आप ले लीजिए। ठीक है, तो ये भी पेट साफ करने में फायदा करता है। कई लोग जो होते हैं दूध के सब पका के लेते हैं, प्रातः काल सायकाल, क्यों रूपाली जी, कई लोग कहते हैं ना कि मुनक्के को दूध में पका दीजिए धो के, और जब वो पक जाए ढंग से तो निवाया निवाया गुनगुना गुनगुना, पहले तो मुनक्के को चबाते रहिए, खूब ढंग से चबाइए, जब वो सब खा ले 2-4 मुनक्के, फिर उसके बाद दूध धीरे धीरे पीते रहिए, तो ये भी पेट को साफ करता है। तो ये चीज है, देखो जब अंगूर का सीजन है तो डेली 50 ग्राम खा लीजिए। अगर इन केस आप अंगूर
ना खा के जूस लेंगे तो 50-50 करिए, जूस कभी भी प्योर नहीं लेना चाहिए, ठीक है, उसको कॉन्सेंट्रेट होता है, उसको डाइल्यूट करना, ठीक है, ये चीज ध्यान आता है, तो ये चीज हमें करनी चाहिए। दूसरा, ये सब हमने बता रखा है। अब इसके साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में, प्रॉपर एक साथ ही, फिर मैं कहूंगी ये हमेशा ध्यान रखिए, जब भी खाना खाने बैठे, एक गलती होती है, कहते हैं ना खाने से पहले सैलेड खाइए, लेकिन कितनी देर पहले? अगर आपको लगता है कि आपको फ्रूट सैलेड खाना है तो 1 घंटे पहले खाइए सैलेड, क्योंकि उसमें क्या तो वाटर कंटेंट होता है, तो जब आप खाना खाने बैठते तो आपकी भूख जठराग्नि कम प्रदीप्त होती है, ठीक है, क्योंकि सैलेड में क्या था, खीरा ककड़ी टमाटर में क्या होता है, वाटर कंटेंट होता है ना। अगर आप खाने से पहले खीरा ककड़ी टमाटर खाएंगे तो क्या जो अग्नि होगी वो धीरे धीरे बुझने लगेगी, फिर आप सब्जी खाएंगे, पराठे खाएंगे, पूरी खाएंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा। तो ये चीज भी हमेशा ध्यान रखिए कि कितनी देर पहले खाना है, 1-1.5 घंटे पहले। अक्सर कोई लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि हमें वेट कंट्रोल करना है, किसी भी रीजन से इतनी देर पहले खाना चाहिए, ओके, ये चीज ध्यान रखिए। अब क्या करना है, इसके साथ साथ पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि एक साथ नहीं पीना 1 लीटर, हर सुबह प्रातः काल 2-3 गिलास कम से कम 300-400 ml एक एडल्ट को पानी पीना चाहिए। लेकिन कैसे पीना चाहिए, आराम से बैठा, आराम से पानी पिया, 1 गिलास पानी पिया, खड़ा हुआ, ताड़ासन टाइप का किया, फिर आराम से बैठा, आराम से पानी पीना है, उसको डाइजेस्ट करना, उसको निकालना नहीं है जो हम जल्दी जल्दी पी रहे, उसको डाइजेस्ट करना। कि जब आपने 2 गिलास अपने कंफर्ट जोन में 3 गिलास आराम से पी लिया, 15 मिनट में, 20 मिनट में, फिर ताड़ासन करेंगे, दाएं बाएं मूवमेंट करेंगे, ठीक है ना, इससे करके पानी भी डाइजेस्ट होगा, आंतों में जाएगा, मल त्याग करेगा। फिर दिन भर में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए, हर आधे घंटे में कम से कम। अगर एडल्ट की बात करें 25 से 60 तक की बात अगर हम बात करें, तो हर आधे घंटे में 30-60 ml पानी पीते रहना चाहिए। इससे क्या होगा, पानी डाइजेस्ट होगा, आंतों में जाएगा, मल को तरल करेगा, डाइल्यूट करेगा और गीला करेगा, मुलायम करेगा और सरलता से बाहर लेके आएगा। तो ये चीज उन्होंने कहा, ओके। और रात को हमेशा कॉपर बर्तन में, तांबे के बर्तन में पानी रखना चाहिए, प्रातः काल उस पानी को आराम से पीना चाहिए। ये हमारी जो आंतों की जो वो होती है, मसल्स होती है, उसको ताकत देता है। सिर्फ कॉपर में पानी ही पिया जाता है और कुछ नहीं पिया जाता है। इसलिए कई लोग मंदिर में तांबे के बर्तन में दूध चढ़ाते, तो ये निषेध है, तांबे के बर्तन में सिर्फ पानी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो जिन्हें कॉन्स्टिपेशन है या जिन्हें नहीं, व्यक्ति जो स्वस्थ, अपने पेट को स्वस्थ, कहते हैं ना पेट के कारण ही सारे रोग होते हैं, तो उस व्यक्ति को रात को तांबे के पात्र में रखा हुआ पानी प्रातः काल खाली पेट पीना चाहिए, क्लियर। तो ये चीज मैं बता रही। अब कहते हैं सीवियर कॉन्स्टिपेशन में और क्या करना चाहिए, गुनगुना पानी में क्या करना चाहिए, नींबू पीना चाहिए। ये चीज होता है क्योंकि नींबू क्या होता है, एलिमिनेटेड डाइट है, ये गंदगी को बाहर निकालता है। जब गर्म पानी भी जब डाइजेस्ट होता है, मल को तरल कर लेता है, ये चीज उन्होंने बता रखा है, ये पहले को रखा है, ठीक है ना। फ्रूट्स के बारे में बता रखा है कि हमें जैसे क्या खाना है, हम अंजीर, फिग्स, अंजीर खा सकते हैं, ठीक है, हम नाशपाती खा सकते हैं, हम पपाया खा सकते हैं, हम संतरे खा सकते हैं, हम सेब खा सकते हैं, ये सब चीजें खा सकते हैं। और ऐसी चीज खा सकते हैं जैसे हम, देखिए कई लोग कहते हैं घी नहीं खाना चाहिए, क्रीम नहीं खाना चाहिए, बटर नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए। अगर एज है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो व्हाइट बटर खाना चाहिए, घी भी थोड़ा लेना चाहिए, क्योंकि चिकनापन लेके आते हैं। जब तक आंतें चिकनी नहीं हो, क्या होगा, हार्ड हो जाएगी ड्राइनेस के कारण, तो आंतों में मूवमेंट नहीं होगा, तो कॉन्स्टिपेशन होगा। तो घी भी अपने भोजन में शामिल करना चाहिए, उसका तरीका अलग है, क्लियर। तो ये चीज भी है। तो आप जो भी भोजन खाइए, उसे पचाने की शक्ति रखने के लिए, तो भोजन के जो शौकीन है, मैं फिर कहती हूँ, जो भोजन खाने का शौकीन होता है ना, तो उसको ये सोचना चाहिए कि आज मुझे ये चीज खानी है, तो इसको मुझे इतनी कैसे अपनी कैलोरीज बर्न करनी है कि ताकि मैं इस एनर्जी का भोजन को इंटेक करूं, ठीक है ना। जब आपके कबर्ड में पूरे कपड़े भरे रहेंगे तो नए कपड़े कहाँ रखेंगे, कबर्ड तो खाली करनी पड़ेगी ना। तो आप अगर खाने के शौकीन है, तो एनर्जी बर्न करने की भी कोशिश करिए कि पहले मुझे इतनी एनर्जी बर्न करनी है, कैलोरीज बर्न करनी है, ताकि मुझे ये भोजन खाना है, ओके। ये हमेशा ध्यान रखिए, और वो भी लिमिट अमाउंट में, यानी कि खाना है तो बहुत सारा खा लिया कि इस रात की सुबह नहीं, कल सुबह ही नहीं होगी, तो लिमिट में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आता है कि क्या चीज करनी थी, ये तो ट्रीटमेंट बताए। अब मैं आती है एक नेचुरल ट्रीटमेंट में, ये तो डाइट का था, आपके लाइफ स्टाइल का था, आप क्या क्या फ्रूट्स खा सकते हैं, ये चीज है।
अब जैसे था कि जिस फिर मैंने कहा कि खाने को एक बार में बहुत ज्यादा मत खाइए। अक्सर कहते हैं ना कि हम तो 2 बार खाना खाते हैं, हम मोटे हैं, और वो दिन भर खाती रहती थी पतली। इसलिए खाना कम लीजिए, क्वांटिटी में कम लीजिए। भले आप 3 मील की बजाय आप 6 बार लीजिए, 5 बार लीजिए, लेकिन क्वांटिटी कम करिए एंड क्वालिटी। अगर हाई कैलोरीज डाइट है उसको लो कैलोरी डाइट में चेंज करिए। इतनी बात समझ आ रही है? मैं बहुत एक जनरल क्लास में पढ़ा रही हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल, मतलब एज ए किताबी लैंग्वेज नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज आता। अब आते हैं हम ट्रीटमेंट में कि हम क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगर हम पेट की बात करें तो हमें ऐसे एक्सरसाइज करनी चाहिए, योग में ऐसे आसन करने चाहिए जिसमें हमारे पेट में जोर पड़े, हमारी आंतों में जोर पड़े। जैसे द्विपाद उत्तान आसन, अगर जो पहले दिन द्विपाद नहीं कर सकता, एक पाद उत्तान आसन हो गया, ठीक है ना, पवन मुक्त आसन हो गया, पाद चक्रासन हो गया, ठीक है। अब होता है कि जो शुरू वाला वो एक पैर से कर सकता है, धीरे धीरे जब रेगुलर हो जाता है दोनों पैरों का एक साथ अपलिफ्ट भी कर सकता है, जैसे होता है ना लिफ्ट भी कर सकता है, जैसे द्विपाद हो गया, ठीक है ना। ये आप योग के स्टूडेंट है, आपको पता है कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। फिर पवन मुक्त आसन हो गया, आपका मंडूक आसन हो गया, आपका वक्र आसन हो गया, आपका मत्स्येंद्र आसन हो गया, आपका ताड़ासन हो गया, आपका कटी चक्र आसन हो गया, सब इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आपका नौकासन हो गया, ये सब चीज के अंतर्गत आते हैं ना, ये सारे आसन होते हैं, ये चीज है ही है। ऐसे आसन जिसमें पेट दबता है, फैलता है, ऐसे आसन करने चाहिए। इनमें कहते हैं आंतों की जो क्रियाशीलता इंक्रीज होती है, ठीक है। अब आते हैं हम प्राणायाम। खाने से हमेशा आधा घंटा पहले, जिन्हें कफ के कारण है, जिन्हें भूख नहीं लगती तब वो खाना खाता है, यानी जिनको भूख नहीं लगती वो भी जो कफ का कारण होता है, जो एक्सेस कफ के कारण भूख नहीं लगती लेकिन खाने के शौकीन है, तो उन्हें पहले क्या करना चाहिए? पहले तो षटक्रम करना चाहिए, धोती, बस्ती, जल नीति, कुंजल, दंड, जो हमारे षटक्रम है ये हमें करना ही चाहिए, ठीक है। और खाने से पहले यानी हफ्ते में 2 बार तो हमें षटक्रम करने ही चाहिए, ठीक है ना। अब कहते हैं खाने से हमेशा आधे घंटे पहले, जिन्हें भूख नहीं लगती वो हमेशा ऐसे प्राणायाम करिए, जैसे गुनगुना पानी पी लीजिए 40 मिनट पहले, गुनगुना पानी पिया 1 कप। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे सूर्यभेदी प्राणायाम हो गया, भस्त्रिका प्राणायाम हो गया, अग्निसार क्रिया होगी। इससे क्या होगा? अग्निसार का मतलब अग्नि को बढ़ा रहा है, क्योंकि नाभि का एरिया अग्नि का एरिया होता है। जब आप इस एरिया में कार्य करेंगे तो अग्नि बढ़ जाएगी, तो जठराग्नि बढ़ेगी। और जब आप आधे घंटे बाद खाना खाने बैठेंगे तो जब खाना खाएंगे तो पाचन भी सही होगा। क्लियर? तो ये चीज है। तो कम से कम 10 मिनट ये क्रिया, 5 या से 10 मिनट करनी चाहिए अपनी क्षमता के अनुसार। और भोजन लिमिट में खाना है, ये भी ध्यान रखिएगा, ओवर ईटिंग नहीं करनी है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, खाने के बीच में पानी नहीं पीना, इसलिए जो भी भोजन लेते हैं वो तरल होना चाहिए, सेमी लिक्विड होना चाहिए, बहुत गरिष्ठ नहीं होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। भोजन हमेशा अपनी भूख का आधा होना चाहिए, पेट के 2 कोष भोजन से 1 भोग पानी सर 1 भाग खाली होना चाहिए। तो अब ये नहीं कि पानी पी रहे हैं, पानी नहीं, उस भोजन में तरलता होनी चाहिए, ये चीज उन्होंने बता रखा। ओके, अब इसके साथ साथ हमने क्या कहता है, हमने षटक्रम भी बता दिया, हमने प्राणायाम भी बता दिया। अब तड़ागी मुद्रा होती है, तड़ागी मुद्रा भी पेट से संबंधित, अग्निसार क्रिया ये भी पेट से संबंधित होता है। हम उद्यान बंद हो गया, ये भी पेट से संबंधित। जो व्यक्ति इन क्रियाओं को करता है तो उससे क्या होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है और जो कफ दोष होता है वो दूर होता है, आंतों की क्रियाशीलता बढ़ती है। तो ठीक है, तो जठराग्नि बढ़ी, खाना खाया, खाने का पाचन हुआ, आंतों की क्रियाशीलता बढ़ती है इन चीजों से, तो मल त्याग भी सरलता से हो जाएगा। तो ये चीजें आपको करनी है। अब इसके साथ साथ अब हम आते हैं कि ट्रीटमेंट में 5 तत्वों के ट्रीटमेंट अब आता है, जैसे कि हमें एब्डोमेन मसाज होनी चाहिए, ठीक है, एब्डोमेन मसाज होगी। इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, हॉट एंड कोल्ड हिप बाथ दे सकते हैं, हॉट एंड कोल्ड फ्रिक्शन दे सकते हैं पेट के ऊपर। ये भी क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करता है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, ये चीज उन्होंने बता रखा है। तो ये बीमारी इससे दूर होती है। ओके, ये चीज बता रखा है। और उसके साथ साथ क्या होता है, इन्होंने क्या कहा कि हमें ऐसा कुछ वो करना चाहिए ट्रीटमेंट, जिससे कि कहते हैं कि हमारी मसल्स को वो मिले, मतलब इंप्रूवमेंट हो, ठीक है, टोन अप। तो इसमें क्या करना चाहिए, हमें गेम्स खेलने चाहिए। और देखिए, फिर मैं कहती हूँ मसल्स का वीक होना कई कारणों से होता है। आप टेंशन में, आप सोचते हो, आप देखिए लाइफ में, फिर कहूंगी पागल हंसे या हंसे दीवाना, वरना इस दुनिया में आके कोई नहीं हंसा, इस दुनिया में सब में गम है, ठीक है। और फिर मैं कहती हूँ मेरा गम सबसे कम है, क्योंकि दुनिया को देखो, सबको अलग अलग तरीके से दुखी है, इसमें कोई सुखी नहीं है, ईश्वर सुखी नहीं तो हम तुम क्या सुखी होंगे। और खुशियां हमारे हाथ में, उसकी चाबी हमें हमारे हाथ में होनी चाहिए, हमारी खुशियों की चाबी का जो स्विच बोर्ड है दूसरे के हाथ में नहीं देना चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो हर की लाइफ में टेंशन में रहती है, सबकी लाइफ में तकलीफ है, ठीक है ना। तो उसमें बाहर निकलिए, उसके खुश रहने की कोशिश करिए। मेरे कहने का मतलब है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करिए ना, दुखी रह के क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सॉल्व करिए, अगर आपको लगता है कि इस समय आपके दिमाग में कुछ ऐसा चीज नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो उस जगह से हट जाइए,
क्योंकि ये कॉज भी हमारी एब्डोमिनल मसल्स को वीक करने का कारण होता है। लंबे समय अगर देखते हो कि जो बहुत ज्यादा डर में रहता है, टेंशन में रहता है, भय में रहता है, उसकी पेट जो आंतें होती है कमजोर हो जाती है, उसका पाचन, उसको भूख नहीं लगती, कब्ज की शिकायत रहती है, तकलीफ रहती है, तरह तरह के रोग होते हैं। तो रीजन इसलिए मैंने ये जो भूमिका बांधी, इसका रीजन ये, या तो आप समस्या का सामना करिए, समाधान निकालिए। अगर आपको लगता है कि अभी समस्या, कभी कभी करते कुछ समस्या का समाधान तुरंत नहीं मिलता, तो छोड़ दीजिए वक्त के हालात पे और वहां से स्थिति से हट जाना चाहिए। इवन जो व्यक्ति आपको परेशान करो, उस व्यक्ति से भी दूर हो जाना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति भले मैं ही हूँ, तुरंत हट जाना चाहिए, क्योंकि आपकी खुशी आपके हाथ में है। बट फिर कहूंगी लीगल और इलीगल का ध्यान रखते हुए हर कार्य करेगा, ठीक है, क्योंकि सामाजिक बंदे हैं तो समाज में रहकर कार्य करना चाहिए। इसका असर हमारे परिवार, हमारे बच्चों पे पड़ता है, तो ये सोचते हुए कार्य करेगा, ठीक है ना। तो ये चीजें तो हटिए, तो आप क्या फ्रेश एयर में घूमने जाइए, आप खेलिए कूदिए, जो आपको अच्छा लगता है वो कार्य आप करिए। एज इज जस्ट अ नंबर। 50 के बाद सब रिवर्स होता है। 51 का मतलब होता है 15, यानी कि अब हम 15 ईयर्स के, नॉट 51, 15 ईयर्स। अब ये वो एज है कि अब हम, क्योंकि इस एज में कहते हैं मैक्सिमम जिम्मेदारी निपट जाती है, तो अपनी एज को जियो, तो आप खुश रहना सीखिए। तो उस पोजीशन, फिर मैं कहूंगी ये भूमिका इसलिए बनती है, टेंशन डिप्रेशन से कुछ नहीं होगा, आप अपना ही नाश करोगे। एक समय बाद धीरे धीरे लोग आपसे दूर हो जाएंगे। तो खुद खुश रहिए, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। कभी कभी फिर कहूंगी प्रॉब्लम सॉल्व तुरंत नहीं होती, छोड़ देना चाहिए, समय के हिसाब से वो अपने आप सॉल्व आउट हो जाती है। तो सिचुएशन से हटिए, अपने को खुश रखने का जो भी आपका तरीका है, आपको गार्डनिंग करनी है, आपको डांस करना, आपको म्यूजिक सुनना है, आपको घूमना है फिरना, लीगली वो कार्य करिए। तो इससे कहते हैं मूड फ्रेश होगा, जिसका असर आपकी पेट आंतों पे नहीं पड़ेगा। तो इससे भी धीरे धीरे कहते हैं आपकी आंतें स्ट्रांग होती है। ये हमेशा ध्यान रखिए। फीवर, बार बार फीवर हो जाना भी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, ये जो टाइफाइड होता है बार बार होता है, तो ये भी ट्यूबरकुलोसिस करती है आंतों की। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि टाइफाइड बिगड़ना नहीं चाहिए। अगर टाइफाइड हो तो पूरा ढंग से इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, जड़ से खत्म करना चाहिए, फिर हेल्थी डाइट लेनी चाहिए। तो ये भी ट्यूबरकुलोसिस करते हैं आंतों की, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये मेंशन है, अचानक क्लिक हुआ, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो दवाई, बीमारी, बुखार को बार बार दबाओगे तो ये ट्यूबरकुलोसिस करता है। कई लोगों को टाइफाइड के बिगड़ने के कारण आंतों का, जिसे कहते हैं ना, ट्यूबरकुलोसिस होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो बचने की कोशिश करिए, प्रसन्न रहिए। फिर कहूंगी, जब मैंने बताया था पागल हंसे या हंसे दीवाना, वरना इस दुनिया में आके हंसा कोई नहीं, कोई नहीं हंसाया, सब मस्त है, मस्त रहो, ठीक है ना दुनिया। तो ये चीज आपको करना चाहिए, जैसे जो आपको लगता है। फिर योग में मेडिटेशन करिए। नथिंग इज परमानेंट, इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सिर्फ आत्मा के अलावा। आत्मा ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। कुछ भी चीज स्टेबल नहीं है, ना दिन परमानेंट, ना रात परमानेंट, ना जवानी परमानेंट, ना बुढ़ापा परमानेंट, ना धन परमानेंट, ना गरीबी परमानेंट कुछ नहीं। तो किसी भी चीज के होने ना होने का ज्यादा असर अपने ऊपर मत डालिए। अपने आप को फिट रखिए, डाइट के थ्रू नींद पर्याप्त लीजिए। नींद समय पे सोइए, समय पे जागिए। जो व्यक्ति समय पे नहीं सोता, समय पे नहीं जागता, तो वो भी कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाता है। और सूरज ढलने से पहले ही भोजन लेना है, सूरज ढलने के बाद नहीं, क्योंकि सूरज ढलने के बाद हमारी जो बॉडी की जो काम करने की क्षमता होती है धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। तो इसलिए सूरज ढलने से पहले भोजन लेना चाहिए। तो इससे क्या होता है, और खाने का पाचन के लिए अच्छा समय मिल जाता है। जब सोते हैं, अगले दिन सुबह उठते हैं, तो मल त्याग सरलता से होता है और भूख भी अच्छी लगती है। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो इसको क्लियर करना है। तो मेरे हिसाब से मैंने कॉन्स्टिपेशन को तो क्लियर कर दिया। जो चीज थी, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैंने लोगों को देखा है, उससे भी मैंने कॉन्स्टिपेशन का जो कॉज समझा, वो भी मैंने आपको बताया, ठीक है ना। और कुछ पूछना है, ये चीज यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। मैम एक क्वेश्चन पूछना है। जैसे आपने डाइट बताई है, तो डाइट में क्या हम लोग त्रिफला या कैस्टर ऑयल वो भी दे सकते हैं, या ये चीज इसमें नहीं आएगी? देखिए, मैंने क्या कहा, ये आयुर्वेद का पार्ट है। अगर आप अपने पानी में रात को, जैसे मैंने कहा, आपने डिनर कर लिया, बिफोर सनसेट कर लिया, लीफी जी। वेजिटेबल्स ले लिया, खूब ले लिया, ठीक है ना, बाउल भर के ले या लिया, स्टीम में, जो तुम्हें पसंद है, ठीक है। अब आप तो सोते हैं, अगर आपको दूध पीना है, तो दूध में 1 कटोरी दूध अलग से निकाल दो गुनगुना, उसमें 1 चम्मच घी मिला के पी लीजिए, फिर बाकी दूध को पी राइट। लीजिए, फिर थोड़ा, फिर तो गुनगुना पानी। वो हाँ, सेम मेंशन कर सेम, सकते हैं ना यहाँ पर? बिल्कुल। लेकिन मैंने क्या कहा, टर्म एंड कंडीशन, पेशेंट को देखना है। यस यस, उसी के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ मैम। यस। एग्जैक्टली, हर चीज, ये चीज है। अगर आप, मैंने क्यों कहा, आप जब दाल पकाते हो ना, उबालते हो, उसी में घी डाल दो, हाँ वो उसी में बताया। घी डाल दो, तो खाने के साथ साथ वो भी
वो खाना अगर आप देखते होंगे, जब दाल को देखते हो उसमें चिकनापन रहता है। कभी अगर आप करिए, विज्ञान आओ करके सीखे करें, तो उस दाल में चिकनापन रहता है। तो जो वो क्या होता है, वो भी खाने को आगे का सरकाने का काम करता है। ओके, राइट। एनिमा, Yes. एनिमा दे सकते हैं। हम्म, एनिमा भी तो है, अगर सीवियर कॉन्स्टिपेशन है तो एनिमा भी दे सकते हैं कैस्टर ऑयल का। yeah. हाँ, वही ओके, चीज पूछ रही थी मैं आपसे। एनिमा दे Yes. सकते हैं कैस्टर ऑयल का, लेकिन वो है कि पहले मलमूत्र का त्याग हो गया, गुनगुना पानी पिलाया जाए रात को, कैस्टर ऑयल किया, सॉरी उसको दूध में या पानी में उसको कैस्टर ऑयल पिलाया जाए। थोड़ा सा ले लिया, क्योंकि कैस्टर ऑयल का टेस्ट बड़ा होता है। थोड़ा गुनगुना पानी लिया, उसमें कैस्टर ऑयल मिलाया, उसको पिलाया, उसके बाद गुनगुना पानी पिला दिया। उसके बाद गुनगुना पानी पिलाना, क्योंकि बहुत थिक होता है वो, ताकि वो धीरे धीरे पेट से होके आंतों में चला जाए। तो ये चीज कर सकते हैं। फिर पेट की मालिश करी, एनिमा दे दिया। ठीक है, ये चीज मैम, ध्यान रखिए। एनिमा अलग है और विरेचन अलग है ना? हाँ, विरेचन इज अ डिफरेंट थिंग। विरेचन में क्या होता है, सुनिए, विरेचन में क्या होता है, घृत को अलग अलग उसमें मात्रा में पेशेंट के अकॉर्डिंग पिलाया जाता है, ताकि जो पित्त होता है वो घी के साथ डाइजेस्ट हो जाए। और नहीं मैम, मल, मैं विरेचन की प्रोसेस नहीं बता रही, जो आप हाँ, बता रहे हैं वो विरेचक द्रव्य बता रहे हैं, और एनिमा की प्रोसेस अलग होती है। नहीं, ये नहीं, मैं मैं विरेचन नहीं, मैं पंचकर्मा में आता है एक्चुअली। सुने, पंचकर्म देखिए, पुराने अभी भी गांव में क्या होता है, मैं एक चीज बताऊं, वो मैं घी, नॉर्मल घी की बात कर रही हूँ। उसमें अगर हम बात करें, प्रातः काल दिया जाता है। अगर विरेचन का प्रॉपर प्रोसेस हो तो प्रातः काल होता है। ठीक है, एम्प्टी स्टमक। ठीक है, लेकिन मैंने क्या कहा, सो रहे हैं तो आप घी ले रहे हैं 5 ग्राम। अगर डेली भी आप घी खाने लग जाएंगे ना, 5 ग्राम से ज्यादा नहीं। जैसे आपने गुनगुने दूध में लिया थोड़ा सा, फिर बाद में गुनगुना जो दूध आपने पीना है, या गर्म पानी, गर्म का मतलब आराम आराम से, ल्यूक वार्म वाटर से, थोड़ा सा हॉट वाटर, वेरी हॉट नहीं, वार्म वाटर। वार्म एंड हॉट के बीच में डिफरेंस। वो पानी पिया तो क्या होता है, वो कहाँ चला जाता है आपका, पेट में गया, पेट से क्या हो गया, फिर वो आंतों में जाएगा। तो अगले दिन जब आप गुनगुना पानी पियोगे, तब तक 1 दिन 2 दिन नहीं, जब आप 5 दिन लगातार 5-5 ग्राम घी पी लेते हो, जो घर का घी होता है, ठीक है, या आप जो खाना खा रहे हो डिनर से पहले, जो सनसेट से पहले, उसमें जो अनाज, जो आप खिचड़ी ले रहे हो, स्टीम वेज ले रहे हो, तो उसको घी में पका हुआ ले रहे हो, 5 ग्राम घी में, 7 ग्राम घी में, तो आप जितना लोगे, आप देखोगे एक समय ऐसा आएगा, 5-6 दिन से पेट धीरे धीरे साफ, कम कम मात्रा में साफ होने लगा। क्योंकि वो क्या रहा, जब अनाज पच रहा है, अनाज के साथ साथ क्या पच रहा है, भाई जो खाना पच रहा है उसके साथ साथ घी भी तो पच रहा है। और वो कहाँ धक्का मारेगा, आगे मारेगा, स्टीम वेज को या खिचड़ी दलिया को आगे धक्का मारेगा ना। तो ये चीज है। लेकिन विरेचन होता है प्रातः काल, खाली पेट, मलमूत्र का त्याग के बाद। तो उसमें गौघृत, त्रिफला जो वो अलग वैरायटी होती है। तो ये यहाँ पे, ठीक है, ये चीज है। एनिमा जी डिफरेंट थिंग, उसमें भी कहते हैं, तो ठीक है, एनिमा लेना तो आप वो नहीं कहेंगे, फ्रेश होने के अपने आप पहले खुद करिए, पानी पीजिए, ठीक है, वॉक करिए, ब्रिस्क वॉक करिए, दाएं बाएं करिए, ताड़ासन करिए पानी पीने के बाद। इससे क्या होता है, जैसे गुनगुने पानी में नींबू डाल के पीजिए, शहद डाल के पीजिए, गुनगुना पानी, हॉट नहीं, क्योंकि शहद और नींबू का गर्म पानी पियेंगे तो इसकी जो क्वालिटी होती है, मेन जिसके गुण होते हैं, नष्ट हो जाएंगे। तो गुनगुने पानी में अगर आप शहद और नींबू डाल के पियेंगे, फिर ताड़ासन टाइप का करेंगे, जो होता ताड़ासन हो गया, कटी चक्रासन हो गया, वॉक हो गया, ब्रिस्क वॉक हो गया, और आप देखेंगे जब डाइजेस्ट होगा, तो नींबू भी क्या कहता है, जो शहद होता है मल को मुलायम तक चिकना होता है, मॉइस्चराइजर का काम करता है सर्दियों में, और नींबू क्या करता है, उसको काटने लग जाता है, तो सरलता से मल त्याग हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम पेट की मालिश करके, हॉट एंड कोल्ड फ्रिक्शन देके, हिप बाथ देके, ठीक है, फिर अगर हम तब हम ये देते हैं, एनिमा देते हैं, तो ये हम सिट्रस का भी दे सकते हैं, नींबू का भी दे सकते हैं, हम अरन का भी दे सकते हैं, अरन कैस्टर ऑयल का। ये डिपेंड करता है एनिमा, मतलब सॉरी, कॉन्स्टिपेशन किस लेवल का है, तब आप यहाँ पे ये कर सकते हैं। तो ये भी क्या होता है, जो रेक्टम में जमा हुआ मल होता है उसको रिमूव करता है। और जो हम रात को जो डिनर में जो हम खिचड़ी दलिया ले रहे हैं सूरज ढलने से पहले, उसमें जो, यानी कि कहते हैं ना कि चावल खिचड़ी लेनी चाहिए, खिचड़ी जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। जैसे आपने 1 मुट्ठी चावल, 2 मुट्ठी दाल, उसमें घी मिला के और सीटी लगा दी, हल्का नमक, और आप जब खाते हो थोड़ा था, तो आप देखते हैं वो भी डाइजेस्ट होता है। तो ये इजीली और चबा चबा के खाना है, तो ये भी आंतों को सरलता करता है, मल को यानी भोजन को आगे की तरफ बढ़ाता है। जब वो पाचन होकर छोटी आंत बड़ी आंत में, तो वो भी मल को आगे सरकाने का काम करता है। या इससे आंतों को भी न्यूट्रिशन वो मिलता है, चिकनापन मिलता है। क्योंकि हमारी आंतें अगर ड्राई हो जाएगी, कई लोग घी नहीं खाते, चिकना नहीं खाते, कि नहीं खाना नहीं खाना, तो क्या होता है, हमारी आंतें भी ड्राई हो जाती है, तो वो वर्क मूवमेंट कैसे होगा उसका। तो ये खाना भी बहुत जरूरी है, इसलिए कहा घी भी खाना बहुत जरूरी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू
पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। कच्चा घी नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो और कुछ मैम प्लीज एक बार विरेचन बता दीजिए क्या होता है। अच्छा, विरेचन में क्या होता है, देखिए विरेचन इज अ पार्ट ऑफ आयुर्वेद। विरेचन जो होता है प्रधान कर्म होता है, 5 कर्मों से, पंचकर्म 5 कर्मों से होता है, ठीक है। ववन विरेचन इसमें आता है आपका नस्य रक्त मोक्षण, ठीक है ना। रक्तमोक्षण। हाँ, बस्ती चली गई, दिमाग से हट गया था, ठीक है ना। लेकिन अब पंचकर्मा के 3 पार्ट होते हैं, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। पूर्व कर्म होता है शमन, सॉरी वो क्या कहते हैं इसको, दीपन पाचन, स्नेहन स्वेदन। स्नेहन स्नेहन। दोष को जब तक आप मुलायम नहीं करेंगे तब तक दोष गलेंगे नहीं। जैसे लकड़ी को अगर आप पानी में तरल नहीं करेंगे, कोमल नहीं करेंगे, सॉफ्ट नहीं करेंगे, अगर आप बिना सॉफ्ट किए हुए लकड़ी को मोड़ दोगे तो लकड़ी टूट जाती है। उसी तरह से दोषों को अगर आपने मुलायम नहीं किया और प्रधान कर्म में आ गए तो शरीर का भी नाश ऐसे हो जाता है। तो इसमें स्नेहन में क्या होता है कि अब पित्त प्रधान है तो पित्त प्रधान को घी की मात्रा 20 कर ली, 20 ml कर ली। जैसे आज 20 ml कर ली, कल 40 ml कर ली, परसों 60 ml कर ली, फिर 80 ml कर ली, फिर 100 ml कर ली, ठीक है। कफ वाले को उसकी मात्रा कम की जाती है। हाँ जी, श्रद्धा जी समझ आ रहा है, क्लियर। तो ये पिलाया मुझे जाता है। तो मुझे पता ही नहीं है ना विरेचन क्या होता है, तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा। विरेचन में देखिए, विरेचन में क्या होता है, जो पित्त होता है पित्त दोष के लिए होता है, वमन होता है कफ दोष के लिए। इसमें जो कफ होता है मुख मार्ग से बाहर आता है। विरेचन होता है पित्त दोष के लिए। इसमें जो पित्त होता है, जब हम घृत पिलाते हैं वो घृत के साथ पित्त का भी पाचन होता है और मल मार्ग से, अधो मार्ग से मल के साथ बाहर आता है, क्लियर। बस्ती भी होती है, इसको हम एनिमा होते हैं। तो ये वात रोग को दूर करता है। वो पहले पूछ एक रहे चीज हैं कि कंप्लीट कर, विरेचन होता कैसे है। पहले सुन लीजिए, पहले बेसिक चीज तो समझाने दीजिए, बेसिक चीज, ठीक है ना। ओके, इतनी बात श्रद्धा जी समझ आई जी जी जी। कि वमन किसके लिए होता है, विरेचन किसके लिए होता है और बस्ती किसके लिए होती है। कफ के होते हैं 20 प्रकार के रोग, पित्त के होते हैं 80 प्रकार के रोग और वात के होते हैं, सॉरी, पित्त के होते हैं 40 प्रकार के रोग और वात के होते हैं 80 प्रकार के रोग, क्लियर। अब आता है विरेचन, ये हमारा प्रधान कर्म है, प्रधान कर्म है। लेकिन मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, इसको ऐसे कर्म मत लेना, इससे पहले कि कुछ कर्म होते हैं, स्नेहन स्वेदन भी होता है, ठीक है ना। अब प्रधान कर्म है इसलिए करना मत, ये सब समझने के लिए। इसमें जैसे कोई कफ प्रधान है, एसिडिटी दोनों को होती है, पित्त वाले को भी होती है और कफ वाले को भी होती है, ओके। अब जो कफ प्रधान है उसको जो घृत की मात्रा होती है कम देंगे, लेकिन जो पित्त वाला होता है उसकी अग्नि बढ़ी हुई है तो उसको जो घृत की मात्रा होती है थोड़ी बढ़ा देते हैं, ओके। जैसे कि पित्त, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं पित्त प्रधान हूं तो मुझे जैसे आज 15 ml घृत पीने को दिया गुनगुना, ठीक है। आज कितना दिया, 15 ml। तो कल इसका जस्ट अपोजिट कितना हो जाएगा, सॉरी डबल कितना हो जाएगा, 30 ml। और उसके बाद 45 ml। श्रद्धा जी समझ आ रहा है, 45 मुझे ml। ना ऐसे तो आप बता रहे हैं वो ठीक है, समझ आ रहा है, लेकिन ना आई थिंक अगर ये आयुर्वेदा के अंदर कोई टेक्स्ट मिले ना तो मैं थोड़ा इसको थॉरोली रीडिंग करूँ ना तो मुझे फिर ज्यादा क्लैरिफाई होगा कि पहले समझ लीजिए। हाँ, पहले इसमें हो गया। इसमें क्या होता है, तीसरे दिन से ना हमारे यहाँ पे फॉरहेड में ना प्रातः काल चिकनापन आने लग जाता है। यानी क्यों आ रहा है, क्योंकि सारा घी डाइजेस्ट नहीं हो रहा, सारा घी बाहर भी नहीं आ रहा है। तो जो हम लेते हैं इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे हमने घी पिया, पहले दिन तो 15 ml तो डाइजेस्ट हो जाएगा, लेकिन क्या ना, हमें सिर्फ गुनगुना पानी पीना है, ठंडा नहीं, गुनगुना पानी पीते रहना है, पीते रहना है, पीते रहना है। और जब तक इसकी, पहले दिन तो चलो कम मात्रा में, तो मुझे लगता है 2-3 घंटे में वो डकार आनी बंद हो जाती है घी की, फिर हल्की हल्की भूख लगती है। तो खाना कैसे खाना है, हल्का खाना खाना, स्पाइसी नहीं, मिर्ची नहीं, सिंपल खाना, खिचड़ी दलिया दाल रोटी, क्लियर। दूसरे दिन 30 ml लेंगे, फिर पानी कैसे पीना, गुनगुना गुनगुना गुनगुना। तो भूख आज थोड़ा और लेट लगेगी क्योंकि 30 ml घी पिया हुआ है ना, पानी गुनगुना पी रहे, वो डकार आनी बंद होगी। अब घी को डाइजेस्ट होगा, कुछ आंतों में जाएगा, तो क्या होता, आज अगर 15 ml में मुझे 2-3 घंटे बाद भूख लगी तो 13 ml में क्या होगा, और देर बाद लगेगी। जब हल्की हल्की भूख लगने लगी तो खाना भी कैसे खाना है, वो हल्का खाना, मिर्च मसाले नहीं होना चाहिए, हल्का खाना खाना है, ठीक है। क्योंकि पित्त दोष का जो समन होता है वो घी के कारण होता है। कभी आपके खाने में मिर्ची पड़ती है तो आप क्या होता है, क्या करते हो, घी डालते हो, कुछ नहीं। अगर आपको मिर्ची लगती है तो आप कुछ मत करो, 1 चम्मच घी पी लो,
मिर्ची लगेगी, यानी जो चिकनापन होता है मिर्ची को कवर अप कर लेता है। तो यहाँ भी यही है। उसके नेक्स्ट डे 45 रूटीन वही है, गुनगुना पानी पीते रहना, ठंडा नहीं है, गुनगुना पानी पीते रहना पीते रहना पीते रहना ताकि वो डाइजेस्ट हो। फिर जब भूख लगने लगी तब हल्का खाना खाना है, खिचड़ी दलिया, वो भी गरम, मतलब बहुत हॉट नहीं, वार्म होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए, और कम मात्रा में खाना, बहुत पेट भर के नहीं खाना। क्लियर, ये चीज हो गया। फिर आप देखेंगे तीसरे चौथे दिन से जो स्टूल पास होता है वो चिकनापन के साथ होता है, हार्ड होता है लेकिन चिकनापन। ओके, तो ऐसे करते करते जैसे कि हमारा अगर 15 की बात करें तो 30 60 100 ml तक हमने ले लिया, ठीक है। उसके बाद स्टॉप, रूटीन वही गर्म पानी पीना है, और जब हम 100 में जाएंगे भूख अपने आप ही कम लगेगी। फिर क्या कहते कहते नहीं हमने क्या ले लिया, हमने सिर्फ सूप ले लिया और कुछ खाने की इच्छा नहीं हुई, क्योंकि 100 ml को भी तो डाइजेस्ट करने के लिए शक्ति चाहिए, या 90 को डाइजेस्ट करने के लिए शक्ति। कहते नहीं हमने क्या पी लिया, लेकिन सूप कैसा, नॉर्मली घर का बनाया हुआ, टमाटर का, लौकी, तोरी, ओके, ये स्टीम वेज। क्लियर, वो भी कम मात्रा में। क्लियर, अब आता उसके बाद क्या होता, अभी तो हमारा स्नेहन कहा था, आंतरिक था ना, यानी हमने घी को इंटेक किया तो आंतरिक हुआ। अब क्या होता है, जब 5 दिन बाद जब चिकनापन ज्यादा हो जाता है, ये भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, किसी को लास्ट वाले दिन दोबारा रिपीट किया जाता है कि आप फिर से 100 ml पी लीजिए, किसी को कहते नहीं आपका काफी हो गया, 90 में सफिशिएंट है, तो क्या कहते हैं चिकनापन आने लगता है स्किन में, या हाँ सुबह सुबह प्रातःकाल चिकनी स्किन में एक चमक सी आने लगती है। अब स्टॉप हो गया, छठे दिन क्या होता है, उसकी मसाज होती है, स्टीम दी जाती है। क्लियर, छठे दिन, 7वें दिन। क्लियर, 8वें दिन फिर क्या दी जाती है, मसाज दी जाती है, स्टीम दिया जाता है। क्लियर, क्यों दिया जाता है, ताकि जो दोष उन रिश्ते पहुंच जाए कि जहां से वो सरलता से बाहर आ जाए। पहले दोष को, पित्त को क्या कहता है, हर जहां जो पित्त था ना वो उसने उसको स्मूथ किया, जो पित्त था उसको स्मूथ किया, क्योंकि चिकने ने क्या किया, पित्त को, अग्नि होती है ना पित्त, उसको शांत किया, कवर अप किया। अब मसाज और स्टीम से क्या किया, वो दोष वहां आ गए जहां से उन्हें बाहर निकलना है। अब तीसरे दिन स्टीम भी, मसाज भी दी, स्टीम भी दी। कफ प्रधान जो होता है उसको तो इच्छा भेदी रस खिलाया जाता है मात्रा में, जो पित्त प्रधान होता है उसको 50 to 60 ml अरंड का तेल गुनगुना पिलाया जाता है। उसके बाद गर्म पानी पिलाया जाता है। तो हमने स्टीम तो पहले दे रखा, उसके बाद पेट की मालिश होती है, ठीक है, हॉट फॉर्मेंटेशन बॉटल रखा जाता है। तो कम से कम 8 से 10 वेग खुल के होने चाहिए, खुल के, पहला वेग नहीं माना जाता। उसके बाद अगर 8 वेग खुल के हो गए तो यानी क्या होता है, अब वेग हो रहा है इसका मतलब नहीं कहीं भी है, वो एक जगह रखा जाता है, मतलब बंदा हॉस्पिटल में रहे, ओके। जैसे 6 वेग के बाद कहता है कि नहीं अब मेरे को थोड़े देर लेट आ रहे हैं, तो कोई साथ में होना चाहिए जो उसको घर ले जाए, ठीक है। फिर क्या होता है, जब कमजोरी होती है, व्यक्ति थकेगा, भाई 8 वेग में पहला वेग को नहीं माना जाता। उसके बाद तो कहते हैं कि क्या हो, ताजा जैसे उसको दिया जाता है, सूप दिया जाता है, थोड़ी मात्रा में, थोड़ी मात्रा में सूप, क्योंकि आप देखते हैं जब इतना वो निकलता तो कमजोरी भी महसूस है, थकान महसूस है, सूप दिया जाता है, घर का बनाया हुआ, थोड़ा सूप दिया, और पेट भर के नहीं, क्योंकि आप खाली पेट ज्यादा पियोगे तो क्या होगा, एकदम लूज मोशन लगता है। थोड़ा लिया फिर स्टॉप, फिर आधा 1 घंटे बाद फिर सूप ताजा, ठीक है। तो ये चीज दी जाती है, ये उसमें पिलाया जाता है कि उसको कम, ये जूस बना देते हैं ताजा, लेकिन डाइल्यूट करके, वो थोड़ी मात्रा में ही जाती है ताकि व्यक्ति को कमजोरी महसूस ना हो। तो ये क्या होता है, ये पित्त दोष को दूर करने में यहाँ ये काम आता है। इससे क्या होता है, जो पित्त के कारण वात भी प्रकोपित होता है, जब पित्त बढ़ती है तो एक दोष प्रधान होता है और दूसरा दोष दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका असर होता है। तो क्या होता है, ड्राइनेस दूर होती है, खुजली दूर होती है। तो इसके ये जो होते हैं ना पॉजिटिव इफेक्ट दिखते हैं। क्लियर, तो सुनने में बहुत इजी लग रहा है, तो जब कभी आइएगा तो आपको विरेचन कराएंगे, इसका फर्क बहुत पड़ता है। वेट रिड्यूस होता है, लेकिन खान पान फिर हल्का चाहिए होता है, पतला, कम मात्रा में। आप दिन में 4 बार खाइए, लेकिन थोड़ा खाइए, ताजा खाना, घर का खाना, स्पाइसी चीज कुछ नहीं। चेहरे में चमक आ जाती है, जितने दोष होते हैं नष्ट हो जाते हैं। ये मतलब हमेशा अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है वो भी विरेचन कर सकता है, आप कह रहे हैं? सूक्ष्म विरेचन कर लीजिए। जैसे मैंने आपको क्या कहा, आप कुछ मत करिए, आप रोज दूध में ना 5 ml घी लीजिए, 1 हफ्ते लिया, 1 हफ्ते मत लीजिए, फिर आप सादा दूध पीजिए, फिर 1 हफ्ते लीजिए, फिर 1 हफ्ते छोड़ दीजिए। आप खुद, आपको चेहरे में, आपकी स्किन में आपको खुद अच्छा लगेगा। जो
वो होती है ना मसल, जो हमारे जो जॉइंट्स में जो साइनल फ्लूइड जो एक समय बाद कम हो जाता है, या एज के बाद जो हमारे चेहरे जो स्किन की जो चमक खत्म होती है, उसका कारण ही यही है, क्योंकि जो नीचे जो ऑयल ग्लैंड होती है वो भी धीरे धीरे ड्राई होने लगती है। लेकिन अगर हम ये करेंगे तो चमक रहती है। इससे देखते हैं पहाड़ों में जो घी मक्खन खूब खाता है, चेहरे में चमक होती है, इसका रीजन ही है। तो आप करके दे, 5 ml से ज्यादा मत लीजिए। मैम एक हाँ। जब आप दूध में घी डाल रहे हैं तो आप हल्दी डाल सकते हैं? नहीं नहीं, Okay. आप 5 दिन या 1 हफ्ते 5 दिन घी का पीजिए, उस दिन हल्दी मत डालिए, और जिस दिन घी नहीं डालेंगे उस दिन हल्दी डाल दीजिए। अच्छा, ओके। एक चीज तो हल्दी भी ज्यादा गर्म होती है तो ये भी एसिड को, पित्त को बढ़ाती है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैं कभी हल्दी नहीं पीती, क्योंकि मुझे पित्त की प्रॉब्लम हो जाती है। मैं काली मिर्च नहीं खाती, इससे मुझे पित्त की प्रॉब्लम होती है, अगर मैं अपनी बात करूं। मेरी है, मेरी पर्सनल तो मेरी वायु ज्यादा है, वायु प्रधान है। तो आपको तो मसाज करना पड़ेगा, और घी भी लीजिए आप पीने को। हाँ, मैं लेती हूँ। हाँ, लेकिन क्या कहते हैं, ये ड्राइनेस जो बढ़ाता है ना, क्योंकि जो आप रेगुलर लेते हैं, तो ये भी थोड़ा ब्रेक करके देखिए, ठीक है ना। तो ब्रेक करके देखिए, 5 दिन आप घी लीजिए, उस समय हल्दी मत मिलाइए, 5 दिन में आप 3 दिन हल्दी लीजिए। रेगुलर हल्दी का भी इंटेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन केस क्या होता है, वो चीज ना रहे तो आपको तकलीफ होती है। तो आप खुद देखेंगे जो ड्राइनेस होगी वो रिमूव होगी, खुद आपको इसका असर दिखाई देगा, आपकी स्किन में चमक, यहाँ सुबह सुबह आप देखेंगे तो ये इसका रिजल्ट बताए। इवन मोशन आपके देखो क्लियर होंगे, स्किन में चमक से आने लगती है, तो ये इसके फायदे। और एक चीज और आपसे पूछनी थी, पहले भी हुई थी हमारी बात इस पे, कि आपने बोला कि वो कॉपर के वेसल में पानी लेके पिए, तो जैसे यहाँ पर थोड़ा ठंडा होता है तो फिर पानी रख तो देते हैं, तो उसको देखिए, गर्म पानी। सुनिए, आपने रख दिया, अब कॉपर वेसल्स को आप डबल बॉयलर में तो कर सकते हैं यूज, तो फिर वही पूछ इसमें रही हूँ, क्या। मतलब गर्म पानी में उसको थोड़ी देर रख दूं एंड देन। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल आप बिल्कुल। उसको बॉईल, तो उसके पानी को तो आप गर्म नहीं करते ना, तो नहीं, इसलिए। हाँ, fine। ठीक। तो आप बॉयलर कर लीजिए, अगर आपके यहाँ अगर धूप आती है, जब आती है तो वहां रखा कीजिए, जितना सा करे। तो आप ये करेंगे तो ये कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो थैंक यू। ये देखिए, मैं कह रही हूँ आजकल क्या है, बीमारी का एक रीजन क्या है, आजकल इंसान सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करता। इसके कारण क्या होता है, या हो सकता है ब्रेन के उस पार्ट को एक्टिवेट नहीं किया जो उसको बैलेंस करने में मदद करता था। पहले क्या था कि व्यक्ति लॉस भी झेल लेता था, लेकिन आज की डेट में नहीं झेल पाता। तो ब्रेन का वो पार्ट एक्टिवेट नहीं है कि जो बैलेंस कर सके, जो हर स्थिति के लिए आपको एडजस्ट कर सके। तो इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं, कॉन्स्टिपेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोमेनिया, और संबंध तो वही है। तो फिर मेरा मानना है कि सिचुएशन को फेस करिए, उसको एक्सेप्ट करिए। इस दुनिया में कुछ चीज परमानेंट नहीं है। मैं बताऊं, जब आप देखते हैं कि बौद्धिस्ट जो मॉन्क होते हैं वो क्या बनाते हैं, एक बड़ी अच्छी सी ड्राइंग बनाते हैं, नाम बोल के मंडेला पता नहीं क्या करके है। जब मैं उसको देखती हूँ, बड़े पूरा तन मन झोंक देते हैं, और 14वें दिन वो अपने हाथ से साफ करते हैं। आप बताइए, किसी चीज को आप 13 दिन इतने शिद्दत से बना रहे, जी जान से बना रहे, पूरा अपना दिलो दिमाग उसमें निछावर कर दिया, 14वें दिन आप उसको साफ कर रहे, कैसा लगेगा। इट मीन्स व्हाट, नथिंग इज परमानेंट। वास्तव अगर कुछ दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना दिन परमानेंट, ना रात परमानेंट, ना जवानी परमानेंट, ना बुढ़ापा परमानेंट। परमानेंट एक सिर्फ आत्मा ही है, बाकी कुछ भी परमानेंट नहीं। तो एक्सेप्ट करिए सिचुएशन। दुख दूर तब होंगे जब सिचुएशन को एक्सेप्ट करेंगे, उसको देखेंगे, समझेंगे, कारण को समझेंगे। अगर दुख था तो उसका कारण क्या था, जब कारण ही खत्म हो गया तो दुख भी खत्म हो जाएगा। जैसे मैंने कहा था, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, जब बांस ही नहीं रहेगा तो बांसुरी कहाँ से बजाओगे। तो हर चीज का कारण को समझिए, कारण को समझो, और जब कारण समझोगे तो कारण को नष्ट कर दीजिए। जब कारण ही नष्ट नहीं खत्म हो जाएगा, तो जिसके कारण आप दुखी हो तो वो भी हो गया। लेकिन फिर कहूंगी लीगली, पता चला पड़ोसी बड़ा परेशान करते, आपने कहा पड़ोसी ही कारण है, तो पड़ोसी को ही साफ कर दो। वो चीज फिर मजाक में थोड़ा, क्योंकि लंबा हो जाता है, बोरियत भी आ जाती है, तो कारण लीगली होना। हाँ जी, एक क्वेश्चन आ रहा है मेरा कि मल्टीग्रेन जो आटा होता है, इससे भी क्या कॉन्स्टिपेशन में फर्क पड़ता है? देखिए, और ये सारी कॉन्स्टिपेशन में फर्क मतलब कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने में कि कॉन्स्टिपेशन को बनाने में, रिमूव करने में। देखिए, मल्टीग्रेन आते की फिर बात करेंगे, बस चोकर होना चाहिए, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, चोकर भी होना। गेहूं भी मत खाओ, तो वो चोकर नहीं जाएगा तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी।
देखिए क्या होता है, चोकर भी हमारे खाने में होना चाहिए। मोटा अनाज को कहा जाता है, मोटा अनाज जो होता था ना वो पानी सोख करता था, फिर पानी जो पीता था। इसको जो मल्टीग्रेन में, अगर रागी, आप प्लेन में रागी कहते हैं, पहाड़ों में से मंडवा खोदा कहते हैं, ठीक है ना। तो ये पानी ज्यादा पीता, व्यक्ति पानी पीता था, काम करता, पानी पीता था, तो क्या होता था, ये जब आंत में जाता था, बड़ी आंत में मल के साथ, मल को साथ पैक हो जाता, पानी के साथ मल को लूज कर देता, इजिली शॉर्ट हो जाता था। मोटा अनाज क्यों कहा जाता, मोटा अनाज खाइए, रीजन यही है। देखिए जब मोटे मोटे पत्थर होंगे पानी आसानी से नीचे चला जाता है ना, मोटे मोटे पत्थर के क्लियर अपनाओ, आप जार में रखो पानी चला जाएगा। तो मोटा अनाज इसलिए होता था कि ये पानी वो आंतों में जाके मल को सरलता से बाहर लेके आ जाता था। अब देखिए उसमें चोकर भी होना चाहिए। चोकर का मतलब है कि सारा मत छानिए, ऊपर जो गंदगी रह जाती है वो तो बाहर आ जाएगी, लेकिन मैक्सिमम चोकर अपने अनाज में होना चाहिए। छानिए और मैक्सिमम चोकर अपने अनाज में होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखिए। पॉलिश दालें नहीं लीजिए, छिलके वाली दालें लीजिए, ये ध्यान रखिएगा। सब्जियों को, फलों को उस फॉर्म में खाइए। खीरा, ककड़ी, टमाटर धोइए अच्छे ढंग से, गुनगुने पानी में धोइए, उसको उसी फॉर्म में खाइए। लोग छिलके भी निकाल के खाते नहीं। सेब खाइए, संतरे खाइए। हाँ, रागी है और ये बाजरा है, ज्वार है, इनमें क्या फाइबर होता है? बिल्कुल होता है, मोटा अनाज है, क्यों नहीं होगा, सब में होता है। ये पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। अगर पानी नहीं पियोगे तो कॉन्स्टिपेशन जाएगा, ड्राइनेस ले आएगा। तभी तो कह रही है पानी पियेंगे, सब पियेंगे तो जल्दी से पेट मतलब गंदगी को दूर करने में। और ये मोटा अनाज क्या होता है, ये आपके हेल्थ को मेंटेन करता है। अगर आपको ये खाना, तो आपको एनर्जी उस टाइप की खर्च करनी पड़ेगी, वर्क कैपेसिटी भी तो इंक्रीज करिए। देखिए आप खाने, फिर मैं कहूँगी खाने के शौकीन हैं तो सोचिए एनर्जी आपको बर्न करनी है, ताकि वो एनर्जी आपको इस भोजन से है नहीं। चलिए आज के लिए इतना हो गया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम, थैंक यू। मैम अच्छा जो लगा दूध, आपसे मिलके। हाँ जी, थैंक यू मैम। मैम जो आपने दूध और घी बोला था उसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है कुछ? अगर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते। हर चीज अगर पर्याप्त मात्रा में ली जाए, लेकिन साइड इफेक्ट किसके होंगे पता चलता है। आप किसी हार्ट पेशेंट, इनलार्जमेंट है किसी को, और बिल्कुल उस कोलेस्ट्रॉल लेवल वाले को देंगे तो होंगे। अभी तो कहा ना, मैंने पहले कहा कि पर्सन टू पर्सन ये देखा जाता है, ठीक है ना। ओके, अब कोलेस्ट्रॉल लेवल वाला उसको क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर वाला होगा तो उसको मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट मना होता है, तो घी तो मिल्क प्रोडक्ट से बना हुआ है, तो ये भी देखना है। तभी तो मैंने कहा पर्सन टू पर्सन, ठीक है। अब डिपेंड है कि कितना है। देखो एज फैक्टर भी, अगर हम कहेंगे 120 80 इज नॉर्मल, लेकिन अगर 60 के बाद 120 और 80 नॉर्मल नहीं। अगर उसका 124 या 126 और उतना आ रहा है, 86 आ रहा है, वो उसके हिसाब से नॉर्मल, तब कम मात्रा में देना है। ओके, उसको उसके हिसाब नाइट से में ना, है, नाइट में कि मॉर्निंग में लेना है? नाइट में क्योंकि लेना है, दूध नाइट, तो ओके। नाइट में। लेकिन एम्प्टी स्टमक होना चाहिए। अगर डिनर, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो डिनर बहुत स्टीम वेज हो, पतला कम खाना हो, स्टफेज उसमें ज्यादा, मतलब फाइबर फूड ज्यादा हो, ये चीज हो गया, ठीक है। और सोने से ज्यादा नहीं कि बहुत देना, थोड़ा सा ही दे दो, गुनगुने पानी में दे दो मिला के, ये चीज है। सुबह शहद दे दो, अगर आप घी ये नहीं दे सकते तो सुबह शहद दे दो गुनगुने पानी में, शहद और नींबू, क्योंकि शहद भी चिकना होता है। अब वो है कि जो डायबिटिक हो उसको शहद नहीं दे सकते, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है ना। क्लियर, ओके, तो आज के लिए इतना थैंक यू बहुत। मैम। यस वेलकम, मैम, थैंक यू मैम। मैम वेलकम। अच्छा लगा काफी समय बाद आप सबको देख के, मैं तो बिल्कुल तैयार ही नहीं थी ये चीजें, है नहीं। चलिए ओके, बाय, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू। आइएगा श्रद्धा जी, जब देहरादून आए तो फिर विरेचन होगा, आपको धोती भी सिखाई जाएगी। हाँ धोती, हाँ ठीक है, विरेचन आई विल करेंगे हम। ओके, हाँ तो पहले धोती होगी, पता और आप चला पंचकर्म करेंगे श्रद्धा जी आपका? पहले तो धोती आपने अपना करेंगे। वीडियो क्यों नहीं खोल रखा है विद्या जी? जी क्या बोला वीडियो आपने? क्यों नहीं, आपकी फोटो नहीं आ रही है, पिक नहीं आ रही है। नहीं आ रही, मैंने आज वीडियो ओपन नहीं किया। मुझे हाँ, ना आपसे वो क्या बोलते हैं, ये बाकी लेसन के कुछ कोर्सेज भी चलिए थोड़ा पता करना है कि ठीक है हाँ श्रद्धा ठीक है जी। मैम। श्रद्धा जी मैं क्या कह रही हूँ, पहले तो धोती सीखिए, धोती के रिजल्ट देखिए, उसके बाद धोती के बाद जब आप खाना खाएंगे ना, धोती के बाद जो क्रियाएं होती हैं, फिर आप देखें कितना फर्क पड़ेगा। फिर आपको वो संघ प्रक्षालन भी करवाएंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो इस बार कमर कस के आइएगा,
अच्छा कमर ठीक है। कस के बिल्कुल। और ऐसा है कि जब मैं फ्री हूँ करवा सकूं, पता चला मेरे को एग्जाम है तो फिर मुझे परेशानी जाएगी, तो कमर कस के आइएगा फिर, ठीक है ना, ठीक है सीख मैम, के ही जाना है। ठीक। चलिए ओके बाय। थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक मच। यू।